अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जो 24 न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में बीआरएस के लीडर जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल साहब, कैसा चल रहा पॉलिटिकल जर्नी आपका? काफी दिनों के बाद हमारे स्टूडियो में आप आए हैं। कैसा है पॉलिटिकल जर्नी, प्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ तेलंगाना कैसा है? नहीं, अभी तो जो है एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया है जी लीडर्स में। मैं कांग्रेस छोड़ के बीआरएस में आया, जो इश्यूज लेके निकला था जी वो इश्यूज पे जो है आज पूरा तेलंगाना में एक मतलब चिट चैट चल रहा कि भाई मेरे को कई मैसेजेस आते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट पे बाहर निकले थे वो बिल्कुल सही है। जी अब रहा सवाल जो प्रेजेंट अब जो पॉलिटिक्स चल रही है, मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी बात करिए आप, तो मैं तो अपोजिशन लीडर हूँ, तो मैं अपोजिशन में मेरा काम है कि जो वादे रेवंत रेड्डी सरकार इलेक्शन में आने से पहले करी जी अगर से वो नहीं होते तो मैं पिच करूंगा, मैं उठाऊंगा, मैं आम आदमी के पास, आवाम के पास वो चीज़ें लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह। तो फिलहाल यही काम चल रहा है। बहुत ज्यादा काम दिए हुए रेवंत रेड्डी सरकार, क्योंकि जितने वादे थे पूरे कोई वादे कोई चल रहे नहीं। तो फिलहाल उसी में है, हर एक दिन कुछ ना कुछ एक ऐसी गलतियां हो रहे हैं तेलंगाना में जो मैं समझता हूँ माजी में भी ऐसे कई गवर्नमेंट्स में कुछ ना कुछ हुआ करता था, बट गवर्नमेंट रिएक्ट करती थी, चीफ मिनिस्टर सामने आता था, एग्जीक्यूटिव बॉडी से जो है डिस्कस होता था, उसका एक सोल्यूशन निकलता था। बट ये चीफ मिनिस्टर को ये सब कुछ भी नहीं। जी सोहेल साहब, आप तकरीबन बहुत अरसा कांग्रेस पार्टी में थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बीआरएस में आए, लेकिन पब्लिक में डाउन स्ट्रीम में या पब्लिक में जाते जब तो कहीं कहीं पार्टीज में मिलते आप, कोई दावत ऐसा वगैरह में आपसे मुलाकात होती, इंटरेक्शन पब्लिक का कैसा है? कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद में जैसा कि J24 न्यूज जब पब्लिक बाइट्स के वास्ते जाती है तो हमको एक अलग नजरिया मिलता है। आप जब पब्लिक से इंटरेक्ट होते हो तो पब्लिक का नजरिया क्या है? आपकी नजर में इंटरेक्शन कैसा है पब्लिक का गवर्नमेंट चेंज होने के बाद? देखिए, जब मैं पार्टी छोड़ा 34 इयर्स के बाद, तो मेरे लिए भी कोई आसान काम नहीं था पार्टी छोड़ना जी, क्योंकि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था जी। जब देखा मैं कि वो उसमें बहुत ज्यादा जी मतलब मिलावट हो चुकी है, जी जब मैं छोड़ा, खैर वो एक अलग बात है, अब फिर वो पुरानी बात में क्यों सबको मालूम है। मैं वो छोड़ के जब आया जी, तो आप बिलीव करेंगे, मैं जिस दिन पार्टी छोड़ा जी, उस दिन से लेके मैं समझता हूँ आज तक भी, चाहे वो हमारे तेलंगाना के हो लोग, चाहे वो मेरे मिलने जुलने वाले हो, चाहे फॉरेनर्स यानी एनआरआईज जो तेलंगाना के है सेटल है, फोन करते, मैसेज देते, कोई मेरे को ये वर्ड नहीं बोला कि क्यों छोड़े। सब ये बोले अच्छा करे। हाँ। आप वो टाइप के है ही नहीं जो इसके साथ काम करे। एवरीबडी कोई मतलब ये नहीं बोला कि भाई अरे, सब ये बोले भाई रीजन पार्टी है, आप जैसे लोग रीजन पार्टी में रहना, रीजन पार्टी में रहे तो तेलंगाना के लिए अच्छा रहता, ऐसा सब बोले। जब इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, मैं समझा शायद कुछ लोग अपना थॉट चेंज करेंगे। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज करे, थोड़े बहुत जने बोले अरे भाई आप रहते तो मिनिस्टर हो जाते थे, आप वहाँ रहते तो एमएलसी रह के मिनिस्टर हो जाते थे, आप फलाना हो जाते थे, आप और खुल के आ सकते थे। ये 1 महीना 1.5 महीना थोड़े SMS, थोड़े मैसेजेस, थोड़े कहीं दावतों में गए तो लोग बोले भाई आपकी याद आ रही कांग्रेस का। तकरीबन जो माइनॉरिटी आज जो कांग्रेस का जो माइनॉरिटी लीडर्स है उसमें से मैं समझता हूँ 70% जो है मैं उनको पार्टी ज्वाइन करा, डेवलप करा, सो लोग है आज भी। तो वो लोग कहीं मिल जाते करते तो बोलते भाई आप रहना, हमारे को मुश्किल हो रही, बात करना आसान नहीं है, कोई हमको पकड़ रहा नहीं। इवन कांग्रेस गांधी भवन में जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ऑफिस तक उठा दी। तो अब हमारी कोई पूछ नहीं रहे, आप रहना था, आप आ जाना था, आप आ जाना था। कई लोग बोले, कई लोग जाके रेवंत रेड्डी से बात भी करे, मेरे को बोले भाई हम बात कर लिए, मैं बोला नहीं। और बाद में कुछ मेरे जो
मेंटर्स थे जिसको मैं समझता था, जो दिल्ली के थे, जो AICC से थे, दिग्विजय सिंह साहब है, सब कुछ लोग मेरे बहुत करीबी है। वो लोग भी मेरे को जो है ना बहुत फोर्स करे कि भाई वापस आओ, वापस आओ, रेवंत रेड्डी की पार्टी है क्या, पार्टी गांधी फैमिली हमारी पार्टी है, उन्हें क्या है, उसको कहीं को देख रहे, आ जाओ तुमको नहीं समझ में आ रहा तेलंगाना में रहना तो तुम दिल्ली पॉलिटिक्स करो, मेरे पास आ जाओ, मध्य प्रदेश आ जाओ, तुम दिल्ली आ जाओ, ऐसा बहुत सारे चीजें हुई। मगर जैसा जी हैड्रा आया, जी मूसी आया, जैसा जैसा गवर्नमेंट अपने अपना स्टेप आगे लाते गई, जी बिलीव करो या मत करो, जी कांग्रेस में मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, सीटिंग MLAs जो मेरे से मेरे करीबी है, सीटिंग चेयरमैन कॉर्पोरेशन जो मेरे को जो कहीं ना कहीं दावतों में हमें मिल जाते, और मिनिस्टर्स जो लॉयल कांग्रेसी है, जो मेरे वो टाइम पे मेरा साथ जो रहते थे, जिनके साथ मैं रहता था, वो लोग बोले यार तुम्हारा फैसला करेक्ट था, तुम ही सही थे, तुम क्यों लिए स्टेप जब हमको समझ में नहीं आया, मगर आज 6 महीने 8 महीने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि तुम ही सही थे। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है बेशक कि जो है अल्लाह ने मेरे को जो है ना बचाया, मेरा दामन बचाया, और आज मैं आपके सामने आंख में आंख डालकर जब बात कर रहा हूं तो मेरा गिरेबान साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कायम हूं अपने वर्ड्स पे। और जो आप देख रहे, आप भी तो देख रहे, आप जर्नलिस्ट है, आप मीडिया है, आप गवर्नमेंट को देख रहे, आप एक आदमी, एक रिलीजन, एक किसान, एक महिला, एक यूथ अगर से खुश है तो बता देना आप। एक ही बोल रहा हूं मैं, पूरे नहीं बोल रहा हूं, एक ही बोल रहा हूं। ये सरकार ना किसानों की हुई जी, ना घरोली औरतों की भी, जिनको गैस के वादे दिए थे, जिनको 4,000 5,500 के पेंशनों के वादे करे थे, बच्चों को स्कूटर्स देते बोले थे, अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट का वादा करे थे। खैर ये तो जनरल वादे हैं, जो 420 वादे ऐसे करे हैं कांग्रेस पार्टी, जिसमें 6 गारंटियां दी थी जी, गारंटी, रेवंत रेड्डी सिग्नेचर, बट्टी विक्रमा सिग्नेचर, कि हम इसको गवर्नमेंट आने के 100 डेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी आप रिसेंटली आप रेवंत रेड्डी का कोई एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो नेशनल मीडिया वाले जो है आपसे पूछे तो आप बता रहे कि मैं कैसा करूंगा, 18,000 हमारा बजट है, मतलब मंथली हमारा खर्चा है, 6,000 हम सैलरियां दे रहे, हमको इतना ही कम पड़ रहा, मैं गवर्नमेंट आने से पहले मेरे को नहीं मालूम था। वो तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या टाइप का आदमी है, क्या कर सकता पॉलिटिक्स। तो उसके बारे में कभी कभी ऐसा हो रहा है, इसके बारे में बात करना ही बेवकूफी हो ऐसा हो जाता। जी जी। तो तेलंगाना में जितना नुकसान इनकी वजह से हुआ, तो जो लोगों की जो थॉट मेरे तरफ थे वो ऐसा हो गया कि नहीं भाई ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। तो मैं जहां पर भी मिलता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, तो मेरे को अभी आपके पास आने से पहले कुछ 2 लोग मेरे को फोन करे थे, वो मेरे कांग्रेस के साथी हैं। मैं MLC का जो परसों जो डिक्लेरेशन आया था उसका पर एक जो एक रिएक्ट करा था, तो एक वीडियो पे वो लोग सुन के बोल रहे भाई हमको भी अब नहीं रहना है कांग्रेस, हम आपसे मिलने आ रहे। अच्छा, तो ऐसा हो गया है कि मेरे को कहीं पर भी किसी से मिलते तो शर्मिंदगी नहीं हो रही, अरे गवर्नमेंट आई तुम नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेरे को ऐसा दिख रहा कि बस अल्लाह अल्लाह करम है। और इसमें एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, खैर केसीआर साहब से मैं ज्यादा ये 1.5 साल में जो है ज्यादा मिला नहीं, सुना था बहुत अपोजिशन में रहने के बाद, और उनको जब देखा था तो एक देखा मैं भाई एक आदमी जो है खामोश तबीयत का है और फुल ऑफ नॉलेज है। अभी कभी ज्यादा मेरा उनसे हुआ नहीं, बट मैं जो पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद TRS में ज्वाइन होना ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। छोड़ या रिजाइन करा देखेंगे बोला, मगर जब KTR साहब से मेरी मुलाकात हुई जी, 1 घंटा 1.5 घंटा जब उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि TRS में आ जाओ सोहेल भाई, नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि हमारा
तेलंगाना को लेके हमारा वर्जन क्या है, हम तेलंगाना को लेके करना क्या चाहते हैं, विजन क्या है हमारा हमारे थॉट्स क्या है तेलंगाना के। आप आ जाओ ऐसा ये है, कुछ भी नहीं। जी। और एक बात जो पसंद आई कि भाई 25 ईयर्स, अभी आपकी एज सोहेल भाई, मेरी एज में अभी हम, अगर ऊपर वाला सेहत के साथ हमको जिंदगी देता है तो अभी हम 25 ईयर्स तो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो हम साथ मिलके पॉलिटिक्स करेंगे, ये एडवांस तेलंगाना को ये स्टेज तक ले जा सकते। वो जो थॉट था ना जी, वो मेरे को बहुत इम्प्रेस पसंद वो लगा। जी। और उसके बाद से आज तक भी मैं कभी भी, मेरे मरासिम केटीआर साहब से ज्यादा करीब है तो मैं उन्हीं से बात करता हूँ, रोज चैटिंग होती है मेरी, रोज हफ्ते में 2-3 दिन में। मैं अगर से नहीं गया अलग बात है, वरना वो जब भी आते हैं तो मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, तो बातचीत क्या हो रहा, कैसा हो रहा, ये नहीं रहता नाम। बातचीत में देखो सोहेल भाई ऐसा कर दिया, ये तेलंगाना को नुकसान हो रहा है, ये हैदरा से इतना नुकसान है, हैदरा में हम, हैदरा का एक्चुअली क्या है, मूसी का जो है जो प्लान था वो केसीआर साहब का था, मूसी डेवलप करना। आपको याद है नहीं है नहीं मालूम, 2014 में जो है केसीआर साहब ने कहा था कि हैदराबाद को टर्की का इस्तांबुल शहर की तरह हम इसको डेवलप करेंगे, इस्तांबुल बना देंगे। ये एक आपका क्लियर वर्जन था। उस पर होमवर्क हुआ, उस पर डिजाइन हुआ। डिजाइन होने के बाद जब सुधीर रेड्डी साहब हमारे जो मतलब एलबी नगर के एमएलए हैं, उनको और केटीआर साहब को और एक टीम, एक एमएलए की 3-4 जनों की टीम बना के, कमेटी बना के जब भिजाए, इस पे प्लस और माइनस क्या है, तो जब आके बाद वो कमेटी रिपोर्ट करेगी भाई इसमें 15 to 16,000 घरों को नुकसान होने वाला। अच्छा, अगर से हम इनको 2013 एक्ट के तहत इम्प्लीमेंट करते हैं, इनको इनके घर 200 गज का है तो 200 गज की जगह, इनका कंस्ट्रक्शन जिस तरह से बना हुआ उसके पैसे, अगर से हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम ये उनको दे सकते हैं, तो हम ये प्रोजेक्ट जा सकते हैं। अदरवाइज सर ये प्रोजेक्ट से नुकसान ज्यादा है, आम आदमी को नुकसान ज्यादा है। तो केसीआर साहब वो फाइल लपट के रख दिए, केटीआर साहब बताते अभी रहने दो, जब इतने लोग सफर होने वाले हैं, बेघर होने वाले और इनको हम ऑक्युपाइड नहीं कर सकते, इनको हम नहीं दे सकते, तो फिलहाल इसको रख दो। तो कुछ गवर्नमेंट अपना खजाना देखी होगी जी, केसीआर साहब अपना जो होमवर्क था उनका देख के बोले भाई अभी नहीं कर सकते, रखो। ये गवर्नमेंट आके जो 10 साल गवर्नमेंट चलाया, सो शख्स जो कैलेश्वरम प्रोजेक्ट करा, सो शख्स वो शख्स इसको हटा के रखा कि भाई अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा खजाना होता नहीं है। ये आगे झट पल के मूसी रिवर शो करता है, किसी को बताए कि बस घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर देता है, लोगों को घरों से बेघर कर देता है, रातों रात छत छीन ले रहा। ये सारे चीजा जो पब्लिक के सामने आए ना, उसके बाद यकीन मानो तिलानी साहब, मैं जहां जाता हूँ ना, लोग मेरे को ये नहीं बताए कि आप क्यों छोड़े। अच्छा, ये बोले कि ये, मैं वो वर्ड्स यूज नहीं कर सकता हूँ आपके सामने, बट बोले कि इसको तो जो है हम सबक सिखाएंगे। अभी नहीं हो सकता। अब कुछ जज्बाती लोग भी आते बोलते भाई कुछ करो, बोलो केसीआर साहब, कुछ उलट पलट करो, बोलो भाई इसको हटाओ, बोलो आओ, बोलो। यानी पब्लिक ऐसा बता रही है कि भाई, पब्लिक बोली ये गलत नहीं है, तोड़ के आ जाओ, इन्हें नहीं रह सकता। पब्लिक का बोलना है, एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, नहीं तेलंगाना नहीं चला सकता, तेलंगाना की आवाम को नहीं तकलीफ देने बैठा हुआ है। वो जो किसकी भी बात हो जिलानी, अभी आप बता रहे थे कि जो है मेरे ऑफिस शिफ्ट हुई इधर, तो घर शिफ्ट ऑफिस शिफ्ट आप कर सकते इजी, मगर घर जो रहता ना, एक यादों, सिर्फ घर नहीं रहता हुई, एक उसके अंदर पूरा इमोशन रहता। बेशक, उसको आप लाके सडनली बुलडोजर लगा दे रहे, उन्हें दुनिया से हर चीज से लड़के झगड़ के घर में सेफ महसूस करता। जब उसका छत छीन ले रहे तो उसकी आह जो निकलती है दिल से बददुआ निकलती है, वो जो निकलती है ना, यकीन मानो तुम, आप भी है, हम भी है, हम देखेंगे फ्यूचर में। ये बड़ी
मैं बोल रहा हूँ, मैं अंदर के वर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी इतनी मार लगेगी, मैं समझता हूँ इन्हें रोने के लिए एक जगह ढूंढेगा तो भी जगह नहीं मिलेंगी आप प्यार। लोगों की आह जो रहती है ना, ये कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। आप गवर्नमेंट में आके आप लोगों को घर देने की जगह पे आप घर तोड़ रहे, मासूम बच्चे, वो देखो सीन, रोंगटे खड़े जाते हैं, अब छोटे छोटे हाथों से अपने टूटे हुए घर को ईंटा लगा रहे, मेरे बुक्स दे दो, मेरे को पढ़ना है बोल रहे। ये कलेजा नहीं इसका हिलता होगा, समझ में नहीं आया। ये मतलब हार्टलेस आदमी है। ये सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और मैं को आज तक जिलानी साहब कोई आदमी ये नहीं बोला कि अब जाके गलती करे। तो डायरेक्टली ये बोलना चाह रहे कि आने वाले दिनों में जरूर कि गरीब की बदवा लगने वाली है, सवाल ही नहीं उठता। दुआ लगने में देर हो सकती है, बदवा लगने में देर नहीं होती। आह जो निकलती है उसके और रब के बीच में पर्दा नहीं है जी, डेफिनेट लगेगी। और इसका रिजल्ट भी देखेंगे हम, तुम देखेंगे। जी। तो इसी तरह मैं आप और एक बात भी पूछना चाहता हूं कि रिसेंटली जो एमएलए कोटा के एमएलसीज दिया गया है तेलंगाना में, तेलंगाना की माइनॉरिटी अवाम, मुसलमान अवाम बहुत ख्वाहिशमंद थी, बहुत वजूद में थी कि इस बार माइनॉरिटी को एमएलसी आएगा, चाहे वो अजहरुद्दीन होंगे, चाहे वो फिरोज खान होंगे, XYZ और कोई होंगे। लेकिन जबकि ऐलान हुआ तो सारे मुसलमान मायूसी दिखे उसमें, तेलंगाना के कांग्रेस के हो या अवाम हो, नॉर्मल अवाम हो। उस स्टेटमेंट को देखने के बाद में अब एक दो दिन चर्चे भी चले उसके बारे में कि भाई मुसलमान को एमएलसी नहीं मिला, अगर एमएलसी मिला तो मुसलमान का एक माइनॉरिटी मिनिस्टर भी होता था। लेकिन उस अंदेशे में वो स्टेटमेंट नहीं आया और एमएलसी नहीं दिया गया। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं सोहेल भैया? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा जिलानी भाई। इसमें किस्सा ये है कि 5 एमएलसी थे जी, 4 कांग्रेस को आए थे जी। 4 में जो है AICC और रेवंत रेड्डी सरकार, दोनों पे ब्लेम कर रहा हूँ जी। कोई इसमें आप थोड़े दिन के बाद बोलेंगे रेवंत रेड्डी आएंगे या महेश कुमार गौड़ साहब PCC प्रेसिडेंट सामने आके बोलेंगे हम नाम भिजाए थे, दिल्ली वाले काटे, हमारा क्या है बोलेंगे। तो इसमें क्या है, मैं मारे ऐसा करता हूँ तो रोज ऐसा कर, ये कहानी नहीं चलेगी जी, ठीक है। वना पड़ती कि चिन्ना रेड्डी साहब को टिकट AICC अलाउंस करी थी, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिए थे। 2 दिन के बाद रेवंत रेड्डी जाते हैं और बी फार्म कृष्णा रेड्डी के नाम से लाते हैं। AICC नाम चिन्ना रेड्डी देने के बाद उन्होंने कैंसिल करके बी फार्म लाते हैं। तो जब आप ये लेवल पे जा सकते हैं, आपको जब इतना अख्तियार है, आप मोदी कुछ बड़ा भाई बोलते हैं, आप अडानी को बिजनेस देते हैं, राहुल गांधी के बिल्कुल लॉ के खिलाफ काम करते हैं, इसके बावजूद भी आपको राहुल गांधी नहीं निकालता है और आप एक माइनॉरिटी का नाम राहुल गांधी के पास से जाके नहीं ला सकते, वो तो मैं यकीन नहीं कर सकता। एक बात, जितना रेवंत रेड्डी सरकार इसमें जिम्मेदार है मैंने माइनॉरिटी लीडरशिप खत्म करने में, चाहे वो असेंबली में हो, मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से जीत जाते थे, उनको वांटेडली हटा के निजामाबाद डाले और रेवंत रेड्डी बोलते कि भाई हम तो टिकट दे रहे, तुम जीत रहे नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो खुद पे होता है। हम तुमको जिताते, हमारी कौम तुमको जिताती, तुम हमको क्यों नहीं जिताते। मैं कांग्रेस में था, ये चीज को जरा अच्छा नोटिस करो आप। मैं जब कांग्रेस में था तो जो SC रिजर्वेशन जो सीट्स है, वो SC के लोग, हमारे SC कैंडिडेट्स को जिताने के वास्ते जो है के राजू साहब IICC के एक LDM बोल के शुरू करे थे, LD लीडर डेवलपमेंट मिशन। अच्छा, इसमें करते थे क्या हुआ, तो मिसाल के तौर पर अब एक SC कॉन्स्टिट्यूंसी है, SC ST कॉन्स्टिट्यूंसी, अब वहां पर या तो SC को मिलेगा टिकट या तो ST को मिलेगा। अब वहां पर माइनॉरिटी भी है,
वहां पर ओसी भी है, वहां पर बीसी भी है। अब ये तीनों मिलके एससी को सपोर्ट करना तो क्या करना? तो एक लीडर डेवलपमेंट मिशन बल के बनाकर क्या करे थे, वहां के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोकल लीडर्स है, जो इन्फ्लुएंसर लीडर्स है, जो यूथ है, उनको क्या करते थे, हम इसके तहत खरीद लाते थे। टिकट किसको भी मिलने दो ऐसी। जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी जीत जाएंगे तो आपको हम गवर्नमेंट आई तो इसमें ये करेंगे, यहाँ कमेंट करेंगे, आपको ये करेंगे। यानी अब वो एरिया का, वो कॉन्स्टिट्यूंसी का, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे ओसी लीडर हो, इन लोगों को अब एमएलए की जब मिलने वाली सीट नहीं है तो उन्हें क्या करेंगे? तो उसको एनर्जी, उसको बूस्ट करने के आते हैं, उसको जो है पार्टी में तुम्हारे को हम ये देंगे, कमिटमेंट देके उसको ऐसा करके जो है एससी सीट जिता है। तो आप एक माइनॉरिटी को अगर से टिकट दे रहे हैं, आप ये प्रोग्राम माइनॉरिटी क्यों नहीं करते? भाई जहां पर 12% है, जहां पर 15% है, जहां पर माइनॉरिटी को दी है, तो वहां के एससी, एसटी, बीसी को आप, ये ओसी को आप ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं इख्तियार कर सकते थे? आप वांटेडली चाहते थे कि माइनॉरिटी लीडरशिप खत्म हो जाए। एक दूसरी बात कि आप यहां से नाम भिजा दिए काउंसिल के लिए, एआईसीसी की तरफ से नहीं आया, एक ऐसा टॉक चल रहा। तब इस पे बात उठती कि राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी क्या है। सेंसस कराते हैं, जिसकी जितनी परसेंटेज है उसको उतनी हिस्सेदारी बताए। तो सेंसेक्स में 14% माइनॉरिटीज आया। आप क्या करें? आप जब यहां से नाम गया तो काटा कौन? राहुल गांधी। आपको अगर से अमेठी से हारने का डर है तो आप वायनाड जाते हैं, जहां 80% मुस्लिम वोट है, और जीत के आप वहां से क्या करते? लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं। और आपके फेस पे 2009 से लेके 2025 तक, टिल दिल्ली के इलेक्शन तक 90 से ज्यादा इलेक्शन हारे आप क्या फेस पे? राहुल गांधी के फेस पे। मगर आपको माफ है कौन? सौखुन माफ है आपका, और 10 इलेक्शन हार के सौखुन माफ है। आप पूरे इलेक्शन हारेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। शब्बीर अली एक 8 इलेक्शन 7 इलेक्शन हारे तो आप उनको कुछ नहीं देंगे, एमएलसी नहीं देंगे। फिरोज खान इलेक्शन हारे तो आप उनको कुछ नहीं देंगे। अजहरुद्दीन इलेक्शन हारे तो आप उनको कुछ नहीं देंगे। ये कौन सी रीति है? क्या बहाना है आपका? सिंपल है, दिल्ली राहुल गांधी, तेलंगाना रेवंत रेड्डी, डिसाइडेड है जी, माइनॉरिटी लीडरशिप खत्म करना। आज ना काउंसिल में ना असेंबली में कोई कांग्रेस का ऐसा वर्कर जो लॉयल माइनॉरिटी वर्कर जो मेहनत करा, भारत जोड़ो यात्रा में अपना पैसा लगा के चला, दिन रात धूप छांव नहीं देखा, जब बोले जब धरनों में आ गया, पार्टी के ऊपर लब्बैक बोल के आगे चला। जो फिरोज खान है, जो मोहम्मद अजहरुद्दीन है, जो उस्मान अल हाजरी साहब है, जो समीर है, जो इलेक्शन लड़े, अकबर है, जो शब्बीर भाई है, ये लोग इलेक्शन लड़े, इनका पैसा तो गया हराम में गया। जब पार्टी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही आप लोग तो हराम में गया पैसा। तो ये सारे लीडरशिप को जो है, जो कुचलने का जो प्लान दिल्ली और तेलंगाना करी, अब इसमें आप किसको दोषी देंगे? आप थोड़े हमारे लीडर्स जो है माइनॉरिटी के, कांग्रेस के जो लीडर्स जो है, हिम्मत जताकर गांधी भवन पे धरना करे, रात में पूरे नहीं आए, मगर जितने भी आए, एक हिम्मत करे। उस्मान अल हाजरी, समीर, निजाम, अकबर और एक कुछ 4-5 जने कौन थे पता नहीं, उनके साथ कैडर भी था। हिम्मत करे, इसकी आवाज दिल्ली तक गई। अब क्या करते? आप मठारते, भाई तुम कुछ भी मत बोलो, तुम्हारे को जो है हम यहाँ कमेंट कर रहे हैं, तुम्हारे को पीसीसी बॉडी में कमेंट कर रहे हैं, तुम जरा सोचो, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खाली है, तुमको यहाँ कर रहे हैं, तुम जरा दूर रहो ये मामले से। ये अब ठंडा करने का काम है। और पब्लिक में जो चले गया मैसेज, तो पब्लिक में भी गया, भाई मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और
परसेंटेज की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तेलंगाना में लीडरशिप खत्म कर दी है, एक आम आदमी तक चले गया ये बात। तब आम आदमी को क्या करना, इफ्तार की दावत दो। सडनली इफ्तार याद आ गया, माह रमजान भी है, मौका है, फौरन इफ्तार मैनेज करने के आते शबीर साहब को इफ्तार का कन्वीनर बना दिया गया। हाँ, अब ये एक कहानी हो गई। अब शबीर साहब को बोला जाता है कि भाई अब मशाइखिन के पास जाइए, उलमास के पास जाइए, उनको इफ्तार की दावत दीजिए, उनको लेके आइए, इफ्तार की दावत सक्सेस करके आम आदमी तक जाना। अब फिर टोपी पहनेंगे, फिर खजूर खिलाएंगे। तो टोपी दिल से पहनेंगी या बताने के लिए टोपी तो दिल से पहन ही नहीं सकता वो शख्स। टोपी पहना है तो ढकलास वाला आदमी है। टोपी तो आज मजबूरी है, 2, 4, 5 जितने जने टोपियां पहनाएंगे पहन लेंगा, जितने जने रुमाल डाल लेंगा, क्योंकि आज मजबूरी है। आज माइनॉरिटी के सामने खड़ना है। आज अब आप देखेंगे, अब यहां से लेके रमजान खत्म होने तक आप वादों की बौछार शुरू हो जाएंगी। हम नहीं करे बोलेंगे, आप मेरी ये बात मार्क करके रख लो। आप इफ्तार के दिन बोलेंगे मैं भिजाया था ना जी, मगर दिल्ली की एक पॉलिसी थी, कम्युनिस्ट पार्टी को एक देने का था, इसलिए दे दिए। बीसी को देना था दे दिए, एससी को देना था दे दिए, एसटी को देना था दे दिए। अरे बीसी ऑलरेडी महेश कुमार गौड़ को एमएलसी दिए, तो बीसी को काट के इनको दे सकते थे आप। यहाँ तो पूरा माइनॉरिटी का पूरा टोटली सफाया कर दिए। तुम जो मकसद से नागपुर से जो इंस्ट्रक्शंस लेके कांग्रेस पार्टी में शामिल होके जो मकसद से आए थे, वो मकसद पूरा क्लियर कर दो। अरे शर्म की बात है। आप तेलंगाना में आज तक ये वर्ड नहीं बोला, मैं खामोशी इख्तियार करा, मगर आप मेरे को आज बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। कोई इंटरव्यूज में नहीं बोला मैं जी, आज आपके पास बोल रहा हूँ जी, वो भी शर्म से बोल रहा हूँ। इंडिया की पूरी हिस्ट्री में, कांग्रेस पार्टी की पूरी हिस्ट्री में, पूरे स्टेट में, नॉट ओनली तेलंगाना में, अगर से कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन खाली होता है, हटता है, या इत्तेफाक से किसी वजह से उन्हें कुछ भी होता है, तो विद इन 1 मंथ या तो वहां पर एक इंचार्ज चेयरमैन आ जाता, या तो वहां पर टोटली एक नए चेयरमैन को अपॉइंट कर देते। अरे यहाँ 18 महीने हो रहा मैं छोड़ के जी, तुम एक माइनॉरिटी चेयरमैन नहीं डाल सक रहे, नहीं डालना चाह रहे, डाल नहीं सक रहे, नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि वहां फिर माइनॉरिटी बैठेंगे, वहां फिर एक फिर जमघट होगा, आप वहां की आफत ही उठा के फिर डाले। तो आप टोटली कांग्रेस को माइनॉरिटी से फ्री करना चाह रहे, माइनॉरिटी से कांग्रेस को माइनॉरिटी मुफ्त कर देना चाह रहे। जैसा मोदी का एक वर्ड है कि कांग्रेस मुक्त भारत, इसी तरह कांग्रेस में माइनॉरिटी मुक्त कांग्रेस करना चाह रहे। अब हमारे जोशीले लोग हैं, जज्बाती लोग हैं कांग्रेस में, कोशिश कर रहे हैं 15 महीने से, इसके घर में भाग रहे हैं, उसके घर में भाग रहे हैं, उसको लेटर दे बोल रहे हैं, उसको लेटर दे बोल रहे हैं, उस मेरा नाम करो बोल रहे हैं, मगर इनके कान में जू नहीं चढ़ रहे। मेरे हिसाब से पीसीसी प्रेसिडेंट को इतना इख्तियार रहता कि माइनॉरिटी चेयरमैन ने एक इंचार्ज किसी को वहां रखिए, उन्हें जब तक नया चेयरमैन नहीं आया ये बॉडी वर्क करेंगे बोल के कोई नहीं करना चाहता। तो ना कोई, क्योंकि जब आप माइनॉरिटी चेयरमैन ही नहीं देना चाहेंगे तो मिनिस्ट्री कहां देते, आप काउंसिल में आप कहां रिप्रेजेंटेशन बर्दाश्त करेंगे। आप ये मजबूर है कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुस्लिम को देना है, ये मजबूरी है कि माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन मुस्लिम को देना है, ये मजबूरी है हज कमेटी मुसलमान को देना है, ये मजबूरी है कि आपको जो है माइनॉरिटी कमीशन मुसलमान को रखना है, उर्दू एकेडमी माइनॉरिटी को देना है, ये मजबूरी है। अगर से आप आइडियोलॉजी पे है कांग्रेस की, तो आपको चाहिए था कि आप इरिगेशन कॉर्पोरेशन में जो एक माइनॉरिटी को लाते, कैबिनेट डायरेक्ट कॉर्पोरेशन में एक माइनॉरिटी को लाते। आप अगर से सेक्युलर है, आप कांग्रेस की जो नेहरू जी की आइडियोलॉजी, गांधी की, इंदिरा गांधी की जो आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी की अगर से आप मानते नहीं है। तो सोहेल साहब, एक अच्छी गुफ्तगू J24 न्यूज के स्टूडियो में आपके साथ हमारी थी।
J24 न्यूज़ के नाजरीन के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक कुछ आपके अल्फाज में। हाँ, J24 न्यूज़ के जो हमारे नाजरीन हैं, आप सबको जो है मैं रमज़ान महीने में आपको, जो मुस्लिम का है और जो नॉन मुस्लिम है, दोनों को भी जो है ये मुबारक महीना हमारा चल रहा है, तो अल्लाह ताला तुम सब के रोज़े कबूल करे, तुम्हारी इबादतें कबूल करे। और जो अच्छे चैनल्स है जो आप तक अपनी बात सच्चाई से रख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करिए और उसका जो है थोड़ा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जो है उसको फॉरवर्ड भी करिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं आज मीडिया जो है किस तरफ जा रहा है। और ऐसे लोग जो बेबाकी से अपने बगैर कट सेंसर करे कि आप तक बात पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की भी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों का भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि G24 को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसको फैलाएंगे, जिलानी साहब की ताकत उतनी बढ़ेगी आप तक सच बात पेश करने की। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि J24 न्यूज़ को जो है आगे बढ़ाएंगे। J24 न्यूज़ देखने के लिए आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।